मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। मैं बताऊंगा राष्ट्रीय संवत कौन सा है, उसे किस वर्ष अपनाया गया है। मैं बताऊंगा आपको जो भारत का जो मुद्रा है उसे आप रुपए के तौर पर जानते हैं, उसे कब मान्यता दी गई है। आप लोग भी सर्च करते रहिए, तब तक मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि भारत की जो मुद्रा रुपया है उसको मानकता या राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर मान्यता किस वर्ष दी गई है। तेजी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं बताऊंगा आपको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, और यदि वो गंगा डॉल्फिन है तो किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको लिए चलता हूं आपके चाहते प्लेटफॉर्म इसी पढ़ाई की पंचायत पर। और मेरा जो विषय आज का जो टॉपिक है वो है आपके राष्ट्रीय प्रतीक। मैं आपसे यहां बात करूंगा इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर। आपके ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में आपके लिए जो मैं लेकर आया दिखाई दे रहा है आपको, ये पढ़ाई की पंचायत हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं इस बुक में आपके लिए बारी बारी से जो टॉपिक्स लेकर आया हूं, इन सारे टॉपिकों को नोट डाउन करते हुए और डेली प्रतिदिन याद करना है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा इसी पढ़ाई की पंचायत में आपको आज कि जो गंगा डॉल्फिन, ये जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसे वर्ष 2009 में अगर भारत सरकार ने यहां पर अगर राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर मान्यता दी है, तो आपको पहला प्रश्न यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आप बताएंगे कौन सा है वो गंगा डॉल्फिन है। किस वर्ष इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर मान्यता दी गई है, तो वर्ष 2009 में दी गई है। और उस समय देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये साइंटिफिक नेम, वो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका नाम है। यहां से प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ये केवल मीठे पानी में, यानी ये जब भी मिलेगी तो फ्रेश वाटर में मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये खारे पानी में कभी नहीं मिलती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दृष्टिहीन होती है, यानी कि ये अंधी होती है। जो आपका जो जलीय जीव हमारी जो डॉल्फिन, ये इसका जो शिकार करती है, ये पराश्रव ध्वनियों के माध्यम से जो टकरा के आती हैं उसके माध्यम से महसूस करती है और तब शिकार करती है। इन्हें पराश्रव ध्वनियों को अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है आपके। इसी गंगा डॉल्फिन को सूसू, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे सूसू के उपनाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा सूसू के उपनाम से कैसे जाना जाता है। तो आप बताएंगे गंगा डॉल्फिन को सूसू भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये कहां मिलेगी आपके, तो ये मूलतः जो पाई जाती है आपके यहां पर, ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में मिलती है आपके। ये जो नदी तंत्र है हमारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कार्नाफुली, शांगू जैसी नदियों में ये मूलतः मिलती है आपके। गंगा डॉल्फिन से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए याद करके जाएंगे। नेपाल में, भारत में, बांग्लादेश में ये गंगा डॉल्फिन मिलती है, और ये फ्रेश वाटर यानी कि मीठे जल में ही, ताजे जल में पाई जाती है। खारे पानी में कभी भी नहीं मिलती है। ये बड़ी बुद्धिमान होती है। गंगा डॉल्फिन को स्तनधारी जीवों में भी शामिल किया जाता है, ये आप जानते होंगे। ये आपका मैमल्स में डॉल्फिन को शामिल किया जाता है। बड़ी बुद्धिमान होती है, माना जाता है मानव के बाद में दूसरा स्थान बौद्धिकता में आपके डॉल्फिन का ही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आपको राष्ट्रीय विरासत पशु हमारे यहाँ के, इस समय हमारे यहाँ राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये राष्ट्रीय विरासत पशु हमारे यहाँ पर, इसे अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पर मान्यता दी गई है, वर्ष 2010 में। इस समय भी देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, बतौर प्रधानमंत्री वो देश में नेतृत्व कर रहे थे उस समय। जो हाथी को हमने राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पर मान्यता दी है, तो ये प्राय हाथी जो होते हैं वो सलेटी भूरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ हाथी सफेद रंग के भी होते हैं। लेकिन जो हाथी सफेद रंग के होते हैं, ऐसे हाथियों को एल्बिनो, उन्हें एल्बिनो के तौर पर जाना जाता है। और इन्हें म्यांमार में विशेष तौर पर बड़ा ही भारी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर पवित्र पशु माना जाता है म्यांमार में। किसको? हाथी को। मादा जो हाथी होती है उसका प्रजनन काल 22 माह का होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि जितने पशु हैं, जितने पशु जीव होते हैं, उनमें सबसे लंबा प्रजनन काल मादा जीव का, हाथी का होता है, और वो लगभग 22 महीने का होता है। इसको आप देख लेंगे। मादा जो जीव होते हैं आपके, जो पशु जीव हैं, उनमें सबसे लंबा जो प्रजनन काल है
जो गर्भावस्था है वो आपके हाथी की होती है, मादा हाथी की, वो 22 महीने की होती है। इसको आप देख लेंगे यहां से। आप बताऊंगा आपके ये जो बाघ है यानी कि टाइगर है, हमारा जो इस समय राष्ट्रीय पशु है हमारा, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। इसे राष्ट्रीय पशु के तौर पर मान्यता मिली हुई है। आपके माइंड में आएगा इसे राष्ट्रीय पशु तौर पर मान्यता किस वर्ष मिली है, तो इसको हमारे यहाँ वर्ष 1973 में यहाँ पर, ये उस समय देश में किसकी सरकार है, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इसको वर्ष 1973 में राष्ट्रीय पशु के तौर पर मान्यता मिली है। और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस लिन्नायस है। किसका? पैंथेरा टिग्रिस लिन्नायस, बाघ का। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसको हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु के तौर पर मान्यता मिली है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हमारे यहाँ आप जानते होंगे जब बाघों की संख्या हमारे यहाँ कम हो रही थी, किसकी? बाघों की, तो उस समय पर प्रोजेक्ट टाइगर, या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1973 में इनको हमारे यहाँ एक बाघ परियोजना चलाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई है। और इसी के अंतर्गत बाघों को संरक्षण दिया गया है ताकि बाघों की संख्या में वृद्धि की जा सके। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही बाघों की संख्या में बड़ी भारी वृद्धि हुई आपके। और आप जानते होंगे इसको जो हमारे मान्यता दी गई है वो रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के तौर पर मान्यता यहां दी गई है। इस क्रम में मैं आगे बताऊंगा आपको जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय पक्षी आएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर कौन से पक्षी को मान्यता मिली हुई है। तो आप देखेंगे यहां पर ये मान्यता हमारे यहाँ मोर को मिली हुई है इसको। और इसका जो प्राणी वैज्ञानिक नाम है प्राणी विज्ञान जगत में, वो पावो क्रिस्टेटस नाम है। किसका? मोर का पावो क्रिस्टेटस नाम है। और इसको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको संरक्षण मिला हुआ है। अर्थात अगर मोर को कोई मारता है या शिकार करता है तो जो गैर कानूनी माना जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मोर को यदि अगर कोई मारता है या इसका कोई शिकार करता है तो उसे कानूनी तौर पर दंडित किया जाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है यहां से। और 1972 में इसको संरक्षित किया गया हमारे यहाँ पर। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है इस समय। तो हमारा नेशनल फ्लैग आपके ये तिरंगा झंडा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिली है। लेकिन इसका जो अभिकल्पना है, जो प्रारूप है, वो किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया जी। ये धन्यवाद के पात्र हैं। पिंगली वेंकैया ने भारत को सही अर्थों में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप दिया है। इसको आप याद करके जाएंगे यहां से। और इस तिरंगे को हम तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये 3 रंग केसरिया, इसमें बीच में श्वेत और नीचे हरा रंग है। बिल्कुल ऊपर की पट्टी पे केसरिया रंग है, बीच में श्वेत हरा रंग है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो केसरिया है वो शौर्य, बलिदान और जागृति का प्रतीक है, और जो श्वेत रंग है वो सत्य, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। इसको आप याद करके जाएंगे, पेपर में आएगा समृद्धि और हरियाली का प्रतीक कौन से रंग को माना जाता है, तो आप बताएंगे हरे रंग को। और सत्य, सादगी, पवित्रता का कौन प्रतीक है, तो श्वेत रंग है। और सौर, बलिदान और जागृति का प्रतीक कौन सा? केसरिया रंग है। इसको हमारे मूल बात क्या है? मूल बात हमारे एग्जाम में यह आएगी, इसे संविधान सभा द्वारा कब मान्यता दी गई है? तो 22 जुलाई 1947 को, यानी भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा आपको कि इस ध्वज में जो 3 रंग के अलावा एक रंग और है श्वेत पट्टी के बीच में, ये बिल्कुल बीचों बीच में नीले रंग का चक्र बना हुआ है। कौन से रंग का बना हुआ है? जो नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, नीले रंग का, ये चौथा रंग है आपके, जो बिल्कुल बीचों बीच में ये 24 तीलियों वाला, यानी कि इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 आपके तीलियां हैं। ये सत्य की प्रगति के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देती हैं। 24 घंटे हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, हर पल हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ये कभी ना रुकने वाला एक ऐसा हमारे लिए एक आदर्श जो हमारे तीलियां बनी हुई हैं स्थापित करती हैं कि हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, हमें हमेशा गतिमान रहना है, रुकना नहीं है हमें यहाँ पे। और इस चक्र को हमने कहां से अपनाया है? इसे हमने सारनाथ, जो वाराणसी में जो अशोक चक्र है आपके, वहां से अशोक स्तंभ से लिया है आपके। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है किसकी? आपके ध्वज की, हमारे की, वो 3:2 की है। पेपर में आपके ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है? तो मतलब लंबाई उसकी 3 में है
और चौड़ाई इसकी 2 है, 3:2 है, इसे आप याद करके जाएंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां से इस क्रम में आप जानते होंगे राष्ट्रीय ध्वज के लिए पहले इसको सरकारी संस्थानों में लगाने की मान्यता थी, लेकिन वर्ष 2002 से नेशनल फ्लैग कोड बना है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनी है वर्ष 2002 से, इसको भी आप याद कर लेंगे। और वहीं से इस ध्वज पर सभी आम लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, क्या नाम है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता प्राप्त हुई है, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल फ्लैग कोड। तभी से इस ध्वज का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, क्योंकि यह झंडा नहीं, यह झंडा के अतिरिक्त कुछ और है, भारत की आन बान शान का प्रतीक है। इस ध्वज के लिए भारतीय लोगों ने हमेशा से एक नई चेतना के द्वारा लोगों को एक अग्रसर किया है, इसलिए ध्वज लोगों में चैतन्यता का, जागरूकता का प्रतीक है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है बहुत महत्वपूर्ण है, ये अशोक चक्र है। ये अशोक चक्र हमने वाराणसी में स्थित सारनाथ स्तंभ से लिया है। कहां से लिया है, सारनाथ स्तंभ से लिया है। इसमें कुल 4 शेर हैं, लेकिन 3 ही दिखाई देते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई देने वाले शेरों की संख्या 3 है, लेकिन मूल रूप से 4 शेर हैं आपके। और इसके आधार भाग पर जो चक्र बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, ये चक्र गति, विकास और धर्म, गति का, विकास का और धर्म का प्रतीक है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस चक्र के दाहिनी ओर, यानी मैं कह सकता हूं आपके इस चक्र के बिल्कुल राइट साइड में आपके जो एक चिन्ह बना हुआ है, वो चिन्ह और कोई नहीं बल्कि एक बैल है। कौन है वो, बैल है, जो स्फूर्ति और परिश्रम का प्रतीक है। प्रतीक है स्फूर्ति और गतिमान का प्रतीक है, परिश्रम का प्रतीक है कि हमें कैसे स्फूर्तिवान रहना है, हमें कैसे अधिक से अधिक लेबर करनी है। ये बैल इस बात का प्रतीक है। ये भारतीय ग्राम्य व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, भारतीय ग्राम्य जीवन को, भारत के श्रमिक जीवन को, के श्रमिकों को कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, ये उसका प्रतीक है आपके। और बाईं ओर आपके एक घोड़ा बना हुआ है, जो कि गति व शक्ति का प्रतीक है आपके ये। और इसके अलावा इसके आधार पर ही सत्यमेव जयते, यहाँ पर सत्यमेव जयते वाक्य लिखा हुआ है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। और इसे मुंडकोपनिषद से, यहां से आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये लटके जाएंगे, मुंडक उपनिषद यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। किसको, सत्यमेव जयते को। ये राष्ट्रीय वाक्य हमारा यहाँ लिखा हुआ है। और राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया, यानी कि जिस दिन संविधान को लागू किया गया है उसी दिन से राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर मान्यता दी गई है आपके। किसको, आपके जो हमारे अशोक चिन्ह है उसको मान्यता मिली है बतौर राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर। इसको आप रटकर जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है और आपके लिए विशेष और एक खास क्लास है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग, इसे राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं। रजिस्टर कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर भी जाना जाता है। मैंने अक्सर आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित। किस पर आधारित है, शक संवत पर, जिसे कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया। और कनिष्क कौन है, ये कुषाण वंशी शासक है। कौन है ये कुषाण वंशी शासक है कनिष्क, और इसी ने शक संवत को आरंभ किया। शक संवत 78 ईस्वी, यहां पर 78 ईस्वी में आरंभ हुआ है। और इसी के आधार पर भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने अपनाया है, 22 मार्च 1957 को इसको मान्यता दी है बतौर राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर। और इसका पहला महीना वर्ष का जो आरंभ होता है वो चैत्र में होता है, और इसका जो अंतिम महीना है वो फाल्गुन का होता है। इन दोनों को बात कर लेंगे, यानी हिंदी महीनों के हिसाब से हमारा पहला महीना जनवरी का नहीं है बल्कि चैत्र का होता है, और अंतिम महीना दिसंबर का नहीं है बल्कि फाल्गुन का होता है, अकॉर्डिंग टू शक संवत, जो कि कनिष्क ने आरंभ किया 78 ईस्वी में। और भारत सरकार ने इसको 22 मार्च 1957 को मान्यता दी है राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर। हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है, नेशनल करेंसी है, उसे ये रा को यहां मान्यता दी गई है, फिर रुपए को। ये रा का समीकरण यहां पर रुपए से है। किससे है, इस रुपए से, भारतीय रुपए से इसको मान्यता मिली है। और जिस समय इसको मान्यता मिली, मैंने कहा सर्च करते रहिए, इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और यूरोप, ईयू कहते हैं, यूरोपीय यूनियन, उनका अपना मान्यता मिली हुई है। ये भारत 5वां राष्ट्र बना इस क्रम में। इस पर देवनागरी लिपि के रा को लिया गया है और रोमन लिपि के आर को लिया गया है। इन दोनों को मिला करके ये रुपए का आर चिन्ह तैयार किया गया है, और भारत सरकार द्वारा
इसे 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय रुपए के मानक चिन्ह के तौर पर मान्यता दी गई और इसका डिजाइन जो तैयार किया है वो मुंबई IITN के एक होनहार छात्र द्वारा नाम का डी उदय कुमार, इन्होंने तैयार किया है। इसका रुपए का जो आपका जो डिजाइन है, क्या नाम है, डी उदय कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाएंगे। यानी हमारा जो मानक चिन्ह है वो आर यानी कि रोमन लिपि का आर है और देवनागरी का र है, इसको मिलाकर रुपए का चिन्ह तैयार किया गया है। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय मैं बताऊंगा आपको एक बात महत्वपूर्ण, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये क्वेश्चन यहां से आएगा आपके एग्जाम में, क्या हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय गीत तो कोई ऐसा वैसा नहीं है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये वो राष्ट्रीय गीत है जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों में चैतन्यता जागृत कर दी, लोगों में जागरूकता पैदा कर दी और लोगों में ऐसा जन जागरण पैदा किया जिसके माध्यम से लोग आगे ही बढ़ते चले गए। और इस वंदे मातरम के गीत ने लोगों को एकजुट करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। तो इसके जो इसके तैयार करने वाले जो इस गीत के वो कौन थे? वो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है उनका? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये नाम है उनका। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे मेरे कहने से, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। और इस गीत को इन्होंने संस्कृत बांग्ला में, किसमें? संस्कृत बांग्ला भाषा में तैयार किया है। संस्कृत बांग्ला भाषा में तैयार किया है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इस गीत को जब तैयार किया आपने, क्या नाम है इसका? वंदे मातरम। और इस गीत को पहली बार 1896 यहां पर कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ये क्वेश्चन आएगा, पहली बार इस गीत को कब गाया गया? तो आप बताएंगे इसको कब गाया गया है। पहली बार गाया गया है आपके, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पहली बार गाया गया है आपके 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता में हुए वार्षिक सम्मेलन में गाया गया यहाँ पर। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको आखिर इस गीत को बंकिम चटर्जी ने कहां से लिया है। तो इस गीत को आनंद मठ से, कहां से लिया गया है? इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बंकिम चटर्जी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये आनंद मठ कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी उपन्यास से इस वंदे मातरम गीत को लिया गया है। और इस गीत को गाने में 65 सेकंड, कितने सेकंड? 65 सेकंड का समय लगता है। यानी मैं कह सकता हूं 1 मिनट, यहां अगर कोई बच्चे लिखना चाहें तो 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण और खास बात है। एक बात तो मैं जानकर साझा करूंगा कि इस गीत का जो अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है वो अरविंद घोष ने किया। किसने किया है? अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अरविंद घोष ने किसमें किया है? अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। अंग्रेजी में अनुवाद किया है। यहां से किसका किया अनुवाद? जो वंदे मातरम गीत है ये वाला क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो आप बताएंगे अरविंद घोष के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण खास है। इस समय एक बात बताऊंगा आपको, पन्नालाल घोष के द्वारा इसकी धुन तैयार की गई है। पेपर में आया है कि वंदे मातरम की धुन है वो किसने तैयार की है? तो आप बताएंगे पन्नालाल घोष। कौन है वो? पन्नालाल घोष ने इसकी धुन तैयार की है। जो हम सुना करते हैं वंदे मातरम, वो इनके द्वारा धुन तैयार की गई है। इसको भी देख लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम की धुन किसके द्वारा तैयार की गई है। तो आप बताएं पन्नालाल घोष के द्वारा। और इस गीत को राष्ट्रगीत के तौर पर, किस गीत के तौर पर? राष्ट्रगीत के तौर पर भारत सरकार द्वारा यानी कब अपनाया गया है? तो हम बताएंगे संविधान सभा ने इस गीत को यहीं पर कब अपनाया आपके? इसको संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के तौर पर 24 जनवरी यहां पर 1950 को अपनाया है। यहां पर 1950 को अपनाया। इसको आप याद करके जाएंगे यहां से। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया। किसको? वंदे मातरम को, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। इसे आनंद मठ से लिया गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया। इसको आप रटकर जाएंगे और इसको यहां पर 1950 में बतौर राष्ट्रीय गीत अपनाया। इसको आप देख कर जाएंगे यहां से। इस तरह मैं बताऊंगा, मैं आपको राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके राष्ट्रगान की जो रचना हुई है वो एक बहुत बड़े दिग्गज बंगाली नायक, मैंने अभी बताया, जैसे
बंकिम चंद्र जी के बारे में बताया है, ऐसे ही एक नायक और है हमारे, वो नायक और कोई नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आपने राष्ट्रगान को यहाँ पर रचित किया, प्रारंभ में इसको बांग्ला भाषा में और उसके बाद इसे हिंदी में आपने लिखा है इस गीत को। और इसको जब लिखा है जिस समय पे आपके राष्ट्रगान कौन सा हमारा जन गण मन, जन गण मन बचपन से बोलते आ रहे हैं, जनगण मन ये हमारा राष्ट्रगान है। और इस राष्ट्रगान को कहां से लिया गया है, तो इस राष्ट्रगान को इनके जो एक कविताओं का संग्रह गीतांजलि, यहां से इसको लिया गया। कहां से, गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। इसको आप यहां से याद कर लेंगे, यहां से लिया गया है आपके गीतांजलि से जनगण मन को लिया गया है। और इसकी रचना मैंने बताया, पहले इसकी रचना हुई थी भारत भाग्य विधाता नाम से हुई थी। किस नाम से हुई थी, प्रारंभ में इसकी रचना भारत भाग्य विधाता नाम से हुई, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता नाम से रचना हुई प्रारंभ में इसकी, इस नाम से हुई थी। और इसे पहली बार कब गाया गया है, तो पहली बार इसको कलकत्ता में, वही सेम बात जो कि आपके हमारे राष्ट्रगीत के साथ है, ऐसे ही आपके कलकत्ता में गाया गया इसको पहली बार। और कलकत्ता में किस वर्ष गाया गया है, तो आप बताएंगे पहली बार इसे 1911 में गाया गया। कब गाया, 1911 में गाया गया इसको। यानी राष्ट्रगान के तौर पर पहली बार इसका उद्घोष जो हुआ, पहली बार जो गाया गया वो 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन जो हर साल हुआ करता था, और इसी में इसको गाया गया पहली बार, यानी कि 1911 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अब आप देखेंगे इसको, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ है वो इन्होंने किया, टैगोर जी ने किया है। और टैगोर ने जिस भाषा में किया वो है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से किया है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसको आप देख लेंगे, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इसका अनुवाद हुआ, जो कि आपके टैगोर जी ने ही किया है। और इस राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड, कितने सेकंड, 52 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का, 52 सेकंड का। पर कई अवसरों पर इसको 20 सेकंड में भी गा दिया जाता है। कई बार कुछ ऐसे अवसर आते हैं आपके जब उन खास मौकों पर इसे कई बार पहली और अंतिम पंक्ति गा दी जाती है, और इसके केवल पहली अंतिम भाग उसे 20 सेकंड में, लेकिन जो इसका मूल समय वो 52 सेकंड है। ये बताएंगे कि कुल समय कितना लगता है, तो बताएंगे 52 सेकंड। और इसमें 13 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां हैं इसमें, कुल 13 पंक्तियां। ये देख लेंगे आपको 13 पंक्तियां, 13 लाइन है इनमें, इनको आप थोड़ा देख लेंगे यहां से, 13 पंक्तियां यहां से। और इसे राष्ट्रगान के तौर पर कब अपनाया गया है, यहीं पर 24 जनवरी, ये बिल्कुल राष्ट्रगीत के साथ में आपके 24 जनवरी 1950 को इसको हमारी संविधान सभा ने बतौर राष्ट्रगान के तौर पर अपना लिया। और तभी से ये जनगण मन हमारा राष्ट्रगान बन गया है। इसको भी याद करके जाएंगे। 24 जनवरी आप देख लिया होगा, यानी अगर राष्ट्रगीत आएगा तो 24 जनवरी मारेंगे 1950, और राष्ट्रगान आएगा तो मारेंगे आपके 24 जनवरी 1950। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा, यहीं पर आप जानते होंगे हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना अभी तक नहीं किया है तेजी से लाइक कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आगे भी चर्चा करूंगा आपसे इसी राष्ट्रगान के बाद में, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वो है हमारा जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी रचना श्यामलाल गुप्त के द्वारा की गई है। किसकी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने करी है, श्यामलाल गुप्ता जी ने। इसको आप रट लेंगे यहां से। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, वो राष्ट्रीय वाक्य हमारा कौन सा है, सत्यमेव जयते है। जो राष्ट्रीय नारा है वो श्रमेव जयते, क्या सा है वो, श्रमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय नारा है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, इस राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में हमारा ये हिंद देश का प्यारा झंडा, और कई स्थान पर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भी लिखा गया है, लेकिन आप मार देंगे हिंद देश का प्यारा झंडा। अगर ये नहीं आता है तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये आप बता देंगे। अगर दोनों आ रहे हैं तो हिंद देश का प्यारा झंडा, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज गीत है, इसको आप बताएंगे। और जो हमारी लिपि है, यहाँ पर लिपि कौन सी, हमारी देवनागरी लिपि है हमारी। और जो राष्ट्रीय दस्तावेज है हमारा वो श्वेत पत्र है, इसको भी याद करके जाएंगे। कौन सा है वो, श्वेत पत्र है।
ये हमारा राष्ट्रीय दस्तावेज है ऑफिशियल, और जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारा वो वट वृक्ष है। इसको यानी वट वृक्ष माने ये बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है। कौन सा ट्री है? बनियान ट्री है, बनियान ट्री, और जिसको बोलते हैं वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है ये। और जो हमारा राष्ट्रीय जो आपका दिखाई दे रहा है आपको फल है वो और कोई नहीं बल्कि वो आम है, इसको रटकर जाएंगे। और जो राष्ट्रीय नदी है हमारी वो गंगा है, और जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, और जो राष्ट्रीय मिठाई है हमारी कौन, अगर आएगा राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है तो वो जलेबी है। कौन सी है? राष्ट्रीय मिठाई के तौर पर हमारे यहाँ जलेबी को मान्यता मिली हुई है, और राष्ट्रीय नदी के तौर पर हमारे यहाँ गंगा नदी को मान्यता मिली हुई है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ गंगा और यमुना को जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए देश में कौन सी नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, तो आप बताएं गंगा और यमुना को जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है। और ये किसने दिया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। दो नदियों को भारत में, गंगा और यमुना को, तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसके अलावा गंगा के साथ में यमुना को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, अर्थात गंगा यमुना को क्षति पहुंचाता है, प्रदूषित करता है तो उसको वैसे ही दंड दिया जाएगा, वैसे सजा दी जाएगी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो इन सारी बातों को भी याद कर लेंगे, रटकर जाएंगे। हमारा राष्ट्रीय पशु बता दिया मैंने आपको, बाघ है। इन सबको याद करके जाएंगे, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। अगले नई वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आ रहा हूं, उस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। इन सारी बातों को नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। लगातार आप इस चैनल पर बने रहिए। फिर कहूंगा इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं अगले वीडियो में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के साथ में करंट अफेयर के साथ आ रहा हूं। और एक महत्वपूर्ण बात, दिल्ली पुलिस में वही प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने यहाँ कराए हैं, एक एक प्रश्न जीएस का वही आ रहा है जो मैंने आपको कराया। आपके लिए खुशखबरी है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।